बात सही नहीं आ रही कुछ। जी बेटा, जो ऑनलाइन बैठे में आपको वॉइस और सही बात नहीं है। जी सर, अभी जो बैठे हैं वॉइस और पिक्चर क्लियर है? क्लास में वॉइस सही नहीं, ऑनलाइन सही तो क्लास में सही नहीं। तो आप वहाँ से भी सेटिंग चेक करवा सकते हैं अभी किसी। हेलो 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 हेलो। चलिए सर, बिस्मिल्लाह करते हैं। मान लो बेटा, हम इधर नॉर्थ कैंपस से क्लास से लेके आ रहा हूँ, लेट हो गया। निकला बिल्कुल टाइम पर था, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि इस वक्त स्कूलों की छुट्टी होती है। तो यकीन करें, वो पटेल पाड़ा के कट के ऊपर आधा घंटा जाया हो गया ट्रैफिक जैम के अंदर बिला वजह में। और मजे की बात है, जो स्ट्रेट जा रहा है सीधा वो फंसा हुआ है, और जो रॉन्ग वे आ रहा है वो मजे में जा रहा है। तो इस मुल्क में ये रॉन्ग वे वाला ज्यादा कामयाब है। चलिए दोस्त, FAI 2 के ऊपर हमारा डिस्कशन है। मुझे सिर्फ एक बात कंफर्म कर देना, मैंने टाइम टेबल पूरा देखा नहीं था। सर, रबीर की क्लास मुझसे पहले FAI 2 की हुई है आज? इसके बाद है? आज नहीं है? ठीक, आप लोग अभी आए हो? ठीक है। इसके बाद किसी क्लास है? काशिफ की, ठीक है दोस्त। बेटा, इससे पहले कि कुछ FAI 2 पे डिस्कशन करें, यकीनन मेरा हक बनता है कुछ FAI 1 पे भी बातचीत करो, जिसके लिए आप मुझे रोक नहीं पाओगे। ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पेपर तो पास होने वाला था। इसमें मेरा ख्याल है आपको भी कोई शक नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता कि इतना आसान था, पेपर देने वाला हर बच्चा पास कर जाएगा। अगर हर बच्चा पास कर लेगा फिर वो ICAP का पेपर नहीं हो सकता। लेकिन पहली बात, कोई चीज भी आउट ऑफ सिलेबस पेपर में नहीं थी। आप ये क्लेम करो सर ये बुक में नहीं थी, या टीचर ने हमें पहले नहीं पढ़ाई थी। दूसरी बात, काफी चीजें ऐसी थी जो कि काफी मुश्किल आती थी, इस बार उसने तंग नहीं करा। जैसे NPO का सवाल, इससे पिछली अटेम्प्ट में 20 मार्क्स में आपको काफी तंग करने वाला सवाल बनाया था, लेकिन इस बार 10 मार्क्स का काफी बैलेंस सवाल था। कैश फ्लो स्टेटमेंट, बाद बच्चे मेरे पास आए, सर इनडायरेक्ट मेथड क्यों नहीं आया? अब यार, इस पे तो रोना बेकार है ना। हम जो चीज पेपर में नहीं आई उस पर आप ICAP से क्या लड़ोगे? लेकिन बहरहाल डायरेक्ट मेथड भी आएगा, डायरेक्ट मेथड सिलेबस में नहीं है, डायरेक्ट मेथड के 4 सवाल से पहले पास पेपर में नहीं आ चुके। ये सब कुछ पहले भी हो चुका है ना, क्या परेशानी है? देन नोट्स नहीं पूछे इस बार। ठीक है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट नहीं पूछे, बल्कि IAS 16 से रिलेटेड एंट्रीज पूछी। आप इसमें तो शिकवा नहीं करोगे ना, तो एंट्रीज क्यों पूछी? हमने तकरीबन, जब सेशन स्टार्ट होता है 1 महीना हम सिर्फ एंट्रीज की ही प्रैक्टिस करते हैं।
रीवैल्यूएशन की एंट्रीज, ठीक है, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन की एंट्रीज भी आपको करवाई थी। सवाल गवाह है एमजी एंटरप्राइज, जिसमें एक्सचेंज ट्रांजैक्शन का सारा हिसाब किताब आपको समझाया था, एंट्री बना बना के समझाया था। ये 6 एंट्री कैसे बनती है डिस्पोजल अकाउंट के वक्त, और कंपाउंड एंट्री कैसे बनती है। बहरहाल पेपर बेटा बैलेंस था, निकाल लेना चाहिए। अल्लाह करे जो भी कुछ आप करके आए हो, क्योंकि हम ये नहीं जानते आप क्या करके आए हो, जो भी आप करके आए हो अल्लाह उसमें बरकत डाल दे और पेपर आपका इसी अटेम्प्ट में निकल जाए। अब आपका अगला पेपर FAR 2, जिसके बारे में आईकेप का ये कहना है कि जब तक FAR 1 क्लियर नहीं होगा आप FAR 2 को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, याद होगा जब कुछ महीने पहले आईकेप के प्रेसिडेंट ने TSA को विजिट किया था, तो आप भी उस सेशन में बैठे होंगे। उनसे पूछा गया था, किसी बच्चे ने पूछा था, सर आपने जो पॉलिसी बनाई है कि ये FAR 1 जब तक क्लियर ना हो FAR 2 में आप नहीं बैठने दोगे, इस पॉलिसी को आप खत्म करें। तो उन्होंने जवाब क्या दिया था आपको भी याद होगा, यार किसी चीज के अगर अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं उसे हम खत्म क्यों करें। ये बात जब वो कर रहे थे उस वक्त तक उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट हुए एक ही अटेम्प्ट हुई थी, मार्च 24, और मार्च 24 का रिजल्ट आ चुका था। मार्च 24 के अंदर उन्होंने कहा कि हमने देखा कि FAR 2 का रिजल्ट सब्सटेंशियली इंप्रूव्ड हुआ है, और इस बात को मैं भी एडमिट करता हूँ। इसलिए एडमिट करता हूँ क्योंकि हम अगर अपने TSA के रिजल्ट को देखें, जो मार्च अटेम्प्ट का आया था 79 पॉइंट समथिंग, ऑलमोस्ट 80% बच्चा FAR 2 को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर गया था। वजह क्या थी कि हमने बहुत अच्छा पढ़ा दिया? नहीं, हम लोग जैसा पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ाया होगा। वजह ये थी हमें जो पढ़ाने के लिए ऑडियंस दी, ये वो ऑडियंस थी जो FAR 1 पास करके बैठी हुई थी, यानी उनके कॉन्सेप्ट क्लियर थे, उनके ऊपर हमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, और हमने आराम से उनको FAR 2 समझा दिया, कॉन्सेप्ट क्लियर थे, उन्हें निकाल के भी दिखा दिया। लेकिन अगर बच्चा ऐसा हो वो FAR 1 भी दे रहा है FAR 2 भी दे रहा है, तो आईकेप कहता है जिसने अपना FAR 1 नहीं निकाला हो सकता है FAR 2 निकाल ले। और मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ जिन्होंने FAR 2 पहले निकाला है, FAR 1 बाद में निकाला है, जब पॉलिसी रिलैक्स वाली थी, आप कोई भी दे सकते थे, ठीक है ना। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर FAR 2 को निकालना। तो आपने बातों को पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेकर करोगे क्या? ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि जो बच्चे भी बैठे हुए और नहीं बैठे हुए इस वक्त लेकिन पेपर में अपेयर हुए, पेपर इसी अटेम्प्ट में निकाल लोगे। सेकंड, नई स्कीम के बारे में, ओरिएंटेशन के बारे में भी थोड़ा सा बता दिया था, फिर बता दूं। नई स्कीम अनाउंस कर दी है, लेकिन अभी तक किसी को नहीं पता वो किस अटेम्प्ट से एप्लीकेबल होगी। आईकेप ने कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं ऑटम 25 से नई स्कीम को अप्लाई करवाएं। अब इसमें भी कंफ्यूजन है कि ऑटम 25 से स्कीम अप्लाई होगी या ऑटम 25 वाली अटेम्प्ट नई स्कीम वाली होगी। समझ में आ रही है बात? इस बारे में अभी आईकेप खुद कहता है हमें खुद नहीं पता क्या होने वाला है, क्योंकि सिर्फ आईकेप के प्रपोज कर देने से कुछ नहीं होता। आईकेप सेमी गवर्नमेंट है, पता ही आपको, उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से भी इसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है। 10 जगह है जहां से आप अगर कोई पॉलिसी चेंज कर रहा हो, जैसे भी आपने खेल देखा, आईनी तरमीम होने जा रही थी, देखा ना सर, सब खबरों में देख रहे थे कि भाई पाकिस्तान के आइन में कॉन्स्टिट्यूशनल तरमीम होने जा रही थी। पिछले 5-6 दिन से खेल चल रहा था, वो खेल चला चला चला, लेकिन संडे को आके खत्म हो गया। ये तरामीम को फिलहाल मौखर कर दिया गया है। इसी तरह यार आपके भी सीए के अंदर तरामीम होने जा रही है। आईकेप ने अपनी तरफ से तो अप्रूव कर दिया है, लेकिन 10 जगह से उसकी अप्रूवल लेना भी बाकी है। बहरहाल हम टीचर्स का ये ख्याल है कि सितंबर 25 की जो अटेम्प्ट होगी वो नए सिलेबस के हिसाब से होगी, ये हमारा ख्याल है। अब एक बात क्लियर हो गई कि मार्च 25 आप लोगों ने
पुरानी स्कीम में रहते हुए दे रहा है। ठीक है सर, सिलेबस भी चेंज नहीं है, स्टडी टेक्स्ट भी चेंज नहीं है, जो मामला जैसे हैं वैसे चला आ रहा है। पॉजिटिव बात, अल्लाह करे FAR 1 निकल जाए, FAR 2 की अटेम्प्ट बन जाए, इससे पहले सिलेबस में कोई चेंज आए, कोई नई बुक आए, कोई टॉपिक और नए एड ऑन कर दे, बेहतर होगा। पुराने टॉपिक को पढ़ते हुए जल्द से जल्द पेपर क्या कर लो, निकाल के जान छुड़ाओ। ठीक है, होता कुछ नहीं है, फिर कोई नया टॉपिक एड ऑन होता है, पढ़ाने वाले को भी नहीं पता और ना पढ़ने वाले को पता ये पेपर में किस तरह से पूछा जाएगा। मिसाल देता हूँ, अब आप मुझसे बोलो सर माजिद IAS 16 में FAR 1 में क्या क्या पूछता है, जवाब मैं क्या दूंगा? बेटा या तो आपसे एंट्रीज पूछता है, या आपसे नोट्स पूछता है, या आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट पूछता है। और अगर ये भी ना पूछे तो फिर आप लोगों को 2-3 IAS मिलाकर एक सवाल बनाकर दे देगा। ये नॉर्मली तरीका है IAS 16 को पेपर में पूछने का। और गलत, अब मान लो IAS 16 पेपर में आया ही पहली बार है इस बार, अब मैं पढ़ा रहा हूँ, अब आप मुझसे बोलो सर माजिद पेपर में कैसे आएगा, पहले तो मैं देखूंगा ये टॉपिक उठाया है कहाँ से। मान लो FAR 2 से उठाया है, क्या कोशिश करूंगा आप लोगों को FAR 2 के पास पेपर की वैरायटी करवा दूं। सर CA फाइनल से उठाया है, कोशिश करूंगा फाइनल से करवा दूं। ठीक है, लेकिन FAR 2 में चैप्टर ज्यादा है, अभी आप देखोगे लाजमी नहीं है कि हर चैप्टर को उसने हर लिहाज से अब तक पूछ लिया हो। FAR 1 में चैप्टर कम थे, प्रैक्टिस ज्यादा थी, यहाँ पे चैप्टर थोड़े ज्यादा है। तो अच्छी बात क्या है सर, हमें पुराने सिलेबस के हिसाब से तैयारी करनी है और मार्क्स के अटेम्प्ट इसी के हिसाब से देकर बात को खत्म कर देना है। अब इस हवाले से बात को लेके चलने के लिए मैंने अभी आप लोगों को सिलेबस की एक कॉपी दी है। ठीक है सर, अच्छा जो ऑनलाइन बैठे हैं जरा उनको भी पिक्चर्स सेंड कर दूं। आप लोगों का कोई ग्रुप बनाया है? अभी नहीं बनाया है। देखिए बेटा, जो ओल्ड ग्रुप बने हुए थे FAR 1 के, मैंने फिलहाल सिलेबस की कॉपी उनके पास शेयर कर दी है। बेटा FAR 2 का सिलेबस अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत जबरदस्त सिलेबस है और इसके अंदर बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक आपके लिए रखे गए। ठीक है, कोशिश पूरी की गई है एक लिस्टेड कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस तरह बनते हैं उस तरह बनाना आप लोगों को और तकरीबन इस दफा आ ही जाए, मुकम्मल बनाना आ जाए। FAR 2 का पेपर ये वाहिद पेपर है कैश में अकाउंटिंग का जिसमें ICAP ने गोल्ड मेडल रखा हुआ है। क्या बताओ आपको, गोल्ड मेडल या तो इन्होंने अकाउंटिंग के फाइनल में रखा हुआ है या कैफ पूरे कैफ में सिर्फ और सिर्फ FAR 2 में रखा हुआ है। लेकिन गोल्ड मेडल का क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है। ये कहते हैं गोल्ड मेडल हर अटेम्प्ट में नहीं आएगा। गोल्ड मेडल जब देंगे जब कोई स्टूडेंट हमारे एक लेवल को दिखाएगा। लेवल क्या है ये वो बताते नहीं है। एज्यूम कर लो, चलो किसी का अगर 90% मार्क्स आ रहे हैं, वो कहते हैं 90% से ऊपर ला के दिखाओ, ऐसे एज्यूम कर लेते हैं तो हम आपको गोल्ड मेडल दे देंगे। और अगर 90 नहीं आए गोल्ड मेडल आपको नहीं देंगे। हो सकता है किसी अटेम्प्ट में बहुत सारे बच्चे पास हों, कोई 90 को टच ना करे, गोल्ड मेडल नहीं देंगे। और अगर कर गए गोल्ड मेडल दे भी देंगे बेटा। अब तक इन्होंने इस सब्जेक्ट के अंदर तकरीबन, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ, 23 बार गोल्ड मेडल अवार्ड किए और 23 में से 20 या 21 बार TSA के गोल्ड मेडल है। और ऑटम 2006 हिस्टोरिकल अटेम्प्ट, इसके एक सवाल आपको करवाया भी था, स्टील एयर लिमिटेड, याद होगा आप सबको। ये वो अटेम्प्ट है जिसमें 3 गोल्ड मेडल एक साथ आए थे और तीनों अल्हम्दुलिल्लाह TSA के आए थे। ये वो रिकॉर्ड है जो आज तक TSA खुद भी नहीं तोड़ पाया।
ठीक है। रिकॉर्ड बेटा बेसिकली स्टूडेंट ही बनाता है। हम तो एक जैसी बातें हर दफा बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन उनमें कुछ बच्चे जरा छुपे रुस्तम होते हैं। जब तक उनके गोल्ड मेडल या मेरिट नहीं आ जाते, हम उनको नहीं समझ पाते कि ये इतना पढ़ने वाले हैं। लेकिन जब वो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं तो फिर उनमें एक एनर्जी लेवल और आ जाता है, और फिर हमारे भी पढ़ाने में एक एनर्जी लेवल और आ जाता है। चलो यार, अगले सब्जेक्ट में बच्चों पे जरा और जान मार के पढ़ाओ। पढ़ाने के लिए बेटा 2 टीचर आपके साथ इन्वॉल्व रहेंगे। कुछ क्वेश्चन मेरे पास है, कुछ क्वेश्चन सर अबील अहमद के पास है। हम दोनों मिलकर आपको इस सब्जेक्ट का कोर्स कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। पेपर का पैटर्न इसका भी वही है जो FAR 1 का था। 2 सेक्शन आते हैं, सेक्शन ए एंड बी। सेक्शन ए शॉर्ट क्वेश्चन का, सेक्शन बी लॉन्ग क्वेश्चन। सेक्शन ए में लाजमी एक सवाल MCQ का जरूर होगा, ठीक है सर। सेक्शन बी में कोई सवाल 20 मार्क्स से ऊपर का नहीं होगा। अब जो आपको मैंने सिलेबस की डिटेल प्रोवाइड करी है, जरा इस पर नजर डाल दीजिए। इसमें सबसे पहला टॉपिक आपके पास आ रहा है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसकी वेटेज बताई गई है 25 से 35 मार्क्स तक की। फिर एक और टॉपिक आ रहा है अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट्स, जिसकी एग्जाम वेटेज है 25 से 35 मार्क्स की। फिर एक और टॉपिक आ रहा है जिसका नाम है एथिक्स एंड अदर एरिया ऑफ नॉन करंट एसेट्स, जिसकी एग्जाम वेटेज रखी गई है 35 से 45 मार्क्स तक की। फिर एक और चैप्टर जिसका नाम है IAS 8, ठीक है, जिसको आपको पता है ये अब FAR 1 में ले गए, लेकिन जब आप अपने FAR 2 के पास पेपर देखोगे तो उसमें IAS 8 के क्वेश्चन आपको आए हुए नजर आएंगे, ठीक है सर। टॉपिक हट गया है, क्वेश्चन उसके हटाए नहीं गए। अब जरा इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, और साथ साथ ये भी बताता रहता हूँ कि कौन सा टीचर कौन से टॉपिक को पढ़ाने में आपके साथ इन्वॉल्व रहेगा। इसमें पहला चैप्टर लिखा हुआ है फाइनल अकाउंट। इसके आगे नाम आप सर अबील अहमद का लिख दीजिएगा। फाइनल अकाउंट के आगे नाम सर अबील अहमद का। और जो सेकंड टॉपिक लिखा हुआ है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके अंदर नाम आप सर मेरा लिख दीजिएगा। आप लोगों ने FAR 1 के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था फाइनल अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सर GM ने आपको पढ़ाया था। लेकिन जब वो टॉपिक आपने पढ़ लिया तो आपको पता चला कि सर ये फाइनल अकाउंट का मुकम्मल सवाल कोई भी हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है। ऐसे ही कुछ हुआ था, लेकिन मजबूरी क्या थी, अगर फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट ना दिखाया जाए, ना आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रेशो निकाल पाओगे, ना आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट बना पाओगे, ठीक है सर। तो जरूरी था फाइनल अकाउंट पढ़ाएं, लेकिन अब वही फाइनल अकाउंट का टॉपिक FAR 2 के अंदर प्रॉपरली शामिल है। हर बार तो इसका क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन 3 अटेम्प्ट में, एक अटेम्प्ट में इसका सवाल जरूर आ जाता है। अब इसमें जो थोड़ा नया काम आपको करना पड़ेगा वो क्या है सर, अभी वही फॉर्मेट सिखाएंगे जो सर GM ने सिखाया है, वही 100C का फॉर्मेट, वही बैलेंस शीट का फॉर्मेट। अब इसमें 2 नए काम वो और ऐड ऑन कर देंगे। नंबर 1, एक IAS है जिसका नाम है IAS 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि इस साल खत्म होने जा रहा है, उसका आखिरी साल है। उसकी जगह पे अब IFRS 18 आ रहा है, नाम उसका वही है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन IAS 1 के तहत की जाती है। आपको थोड़ा सा IAS 1 पढ़ना पड़ेगा। और पाकिस्तान के अंदर एक लॉ है कंपनी लॉ, उसका एक शेड्यूल है 4th शेड्यूल। उसमें बताया गया है कि लिस्टेड कंपनी के फाइनल अकाउंट कैसे बनेंगे। तो आपको थोड़ा सा वो 4th शेड्यूल की बातें पढ़नी पड़ेगी, या आपने FAR 1 में नहीं पढ़ी। इस सारी बातों को समझाने के लिए स्टडी टेक्स्ट में 2 चैप्टर बनाए गए। एक बना हुआ है फाइनल अकाउंट के नाम से,
और एक बना हुआ है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के नाम से, कि पाकिस्तान की रेगुलेशंस के मुताबिक, कानून के मुताबिक कौन कौन सी बातें हैं जो फाइनल अकाउंट बनाते हुए हमें ख्याल रखना पड़ता है। थोड़ी सी एग्जांपल लूं। सवाल आया 2 अटेम्प्ट पहले कि अगर कोई कंपनी अपने डायरेक्टर को लोन देती है तो पाकिस्तान के कंपनी लॉ के मुताबिक उसका डिस्क्लोजर क्या जाता है। अब ऐसी कोई बात भी आपने आज तक तो पढ़ी नहीं है, लेकिन इसका एक छोटा सा डिस्क्लोजर जाता है कि भाई लोन दिया हुआ है, सिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड लोन है, किस मकसद के लिए दिया हुआ है। बस ये थोड़ी सी बातें आपको बतानी होती है तो लोन टू डायरेक्टर का डिस्क्लोजर बन जाता है। लेकिन क्या है, पढ़ा नहीं है तो आपको पता नहीं है, पढ़ लोगे पता चल जाएगा। फिर दूसरा टॉपिक लिखा हुआ है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, इसके आगे लिख दो कंपल्सरी क्वेश्चन। कंसोलिडेशन का सवाल लाजमी आना है, इसके बगैर आज तक तो एग्जामिनर ने पेपर बनाया नहीं है सिंस 2014। ठीक है, टॉपिक की थोड़ी सी हिस्ट्री समझ लो। कंसोलिडेशन का सवाल टॉपिक पहले सीए फाइनल में था बिफोर 2014। 2014 से पहले सुन के आपको हैरत होगी, सीए फाइनल का रिजल्ट 5%, 8%, 9% आता था। ठीक है, वजह क्या थी सर? प्रॉपर कोचिंग अवेलेबल नहीं थी, पढ़ाने वाले लोग ही नहीं थे, आरटी के शिप में रहते हुए पढ़ना मुश्किल होता था। ठीक है, बात थोड़ी 10 साल पुरानी कर रहा हूँ। और बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे थे जो बच्चे बगैर पढ़े पेपर क्वालिफाई करने की कोशिश करते थे। उनमें ये टॉपिक भी था कंसोलिडेशन, जहां पर इसका 40 मार्क्स का सवाल आता था 40, और बच्चे इसको पढ़े बगैर पेपर क्वालिफाई करने की कोशिश करते थे, फंस जाते थे। आईकेप ने फिर फैसला करा क्या, क्योंकि कैफ में प्रॉपर कोचिंग होती है तो कैफ को थोड़ा सा टफ कर दो और यहाँ पे वो चैप्टर जो आगे बच्चों के काम आते हैं वो यहाँ पे डाल दो, ताकि यहाँ पे ये प्रॉपरली इनको पढ़कर आ जाए। तो इन्होंने कंसोलिडेशन को यहाँ पे डाल दिया। अब जो इसका सिलेबस यहाँ पर है वो फाइनल के तकरीबन 80% सिलेबस को कवर करता है। थोड़ा बहुत रही है वो आप आगे जाके सीख लेना। टॉपिक है क्या? ये बेटा वही टॉपिक है जो सर अबील पढ़ाएंगे, मैं उस टॉपिक को और एडवांस कर दूंगा। सर अबील बताएंगे हाउ टू प्रिपेयर सिंगल कंपनी, एक सिंगल कंपनी के फाइनल अकाउंट कैसे बनते हैं। मैं आपको ये सिखाऊंगा इस टॉपिक में, हाउ टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑफ ग्रुप ऑफ कंपनीज। ये ग्रुप ऑफ कंपनीज के फाइनल अकाउंट कैसे बनते हैं। जब आप लोग लॉ पढ़ रहे थे तो 2 वर्ड आपने लाजमी पढ़े होंगे, एक पेरेंट कंपनी और दूसरा सब्सिडरी कंपनी। सबने सुना है ना वर्ड पेरेंट कंपनी? हम लॉ में उस कंपनी को कहते हैं जो किसी और कंपनी को कंट्रोल कर सके। कंट्रोल करने के लिए सिंपल, अगर मेरे पास मेजोरिटी वोटिंग पावर आ जाए, मेजोरिटी शेयर आपके मैं खरीद लूं, तो मैं आपकी कंपनी को कंट्रोल करने लग जाऊंगा। मान लो आपके 80% शेयर मैंने खरीद लिए, मेजोरिटी शेयर मेरे हाथ में आ गए, अब आप क्या मेरे कंट्रोल में आ गए। 20% शेयर जिन लोगों के पास हैं वो शोर मचा सकते हैं, अपनी बात मनवा नहीं सकते, क्योंकि मेजोरिटी वोटिंग पावर तो मेरे पास है, होगा तो वही जो मैं चाहूंगा। अब मैं बन गया आपकी पेरेंट कंपनी और आप बन गए मेरी सब्सिडरी कंपनी। एक आईएफआरएस है जिसका नाम है IFRS 3, बिजनेस कॉम्बिनेशन, ये इसका नाम है। ये कहता है जब एक कंपनी दूसरी कंपनी का कंट्रोल हासिल कर ले, इस ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं? बिजनेस कॉम्बिनेशन। ये 2 बिजनेस आपस में क्या हो गए? कंबाइंड हो गए। आप क्या करना है? अब एक नया काम करना है। मैं एक अलग कंपनी, आप एक अलग कंपनी, मेरी अलग मैनेजमेंट, आपकी अलग मैनेजमेंट। मैंने हर साल अपने फाइनल अकाउंट बनाने, आपने हर साल अपने फाइनल अकाउंट बनाने। लेकिन पेरेंट कंपनी को एक काम और करके दिखाना है, उसने हम दोनों के फाइनल अकाउंट मिलाकर भी बनाने।
फिर मिलाकर कैसे बना, रफ सी एग्जांपल से बात को समझिएगा। ठीक है, ऐसे सर तबानी का कोई शक वाली बात नहीं है। एक और तबानी कॉलेज, वो भी सर तबानी का, समझ में आ गया। फर्क ये है कि ये पहले खुला, पहले पढ़ा, तो उसके जरिए भी खोला गया। मान लो तबानी कॉलेज टीएसए के कंट्रोल में, ओके, टीएसए खुद सर तबानी के कंट्रोल में। बात समझ में आ रही है। साल खत्म हुआ, सर तबानी ने अकाउंटेंट को बोला मैं जानना चाहता हूं टीएसए की परफॉर्मेंस क्या है, लाओ द टीएसए के फाइनल अकाउंट लिया। अकाउंटेंट साहब ने टीएसए के फाइनल अकाउंट बना के दिखा दिए। अब उन्होंने बोला मैं जानना चाहता हूं तबानी कॉलेज की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, लाओ जरा तबानी कॉलेज के फाइनल अकाउंट बना के लिया है बना के। अब उन्होंने बोला मैं जानना चाहता हूं ये दोनों मिलकर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, इन दोनों के मिलाकर फाइनल अकाउंट मिला के लिया, बना के लिया। को मिलाया जाएगा, बस वो कहलाएगा ग्रुप अकाउंटिंग, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये मत बोलना सामाजिक बच्चों का खेल है यार, दो सौसी मिलेंगे, दोनों की सेल मिला दो, दोनों की कॉस्ट ऑफ सेल मिला दो, दोनों के एक्सपेंस मिला दो, तो हो गई कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दो बैलेंस शीटें मिलेंगी, दोनों के एसेट मिला दो, दोनों की लाइबिलिटी मिला दो, हो गई दो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल। ये चैप्टर इतना लॉजिकल चैप्टर है, आपका दिमाग इतना खोलेगा, आप खुद भी सोचोगे यार ये हमें क्या सिखा के चला गया। जब आप दो चीजों को कंसोलिडेट करोगे ना, ये ध्यान में रखना, कंसोलिडेटेड अकाउंट सर तबानी के लिए बन रहे हैं, ये बात ध्यान में रखना। बात चल पड़ी है, एक छोटी सी एडजस्टमेंट बताता हूँ। ठीक है, इसे अभी कह दे हमने तबानी कॉलेज को 10 लाख रुपए का लोन दिया हुआ है। ठीक है, इसे कह रहा है तबानी कॉलेज से निकालो 10 लाख, उनकी बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है रिसीवेबल 10 लाख, और तबानी कॉलेज की बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है पेएबल 10 लाख। एक कह रहा है रिसीवेबल, एक कह रहा है पेएबल। जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे, दोनों के एसेट मिलाएंगे, लेकिन रिसीवेबल 10 लाख हटा देंगे, दोनों के पेएबल 10 लाख हटा देंगे। भाई क्यों हटा देंगे, ज़हन में रखना कंसोलिडेटेड अकाउंट ये बन रहा है सर तबानी। अब सर तबानी की नजर से देखो, मान लो एक लम्हे को सर तबानी मैं हूँ, तो क्या बोलेंगे ये कैसे है, मुझे कमा के देता है, ये तबानी कॉलेज है। आप क्या बोल रहा हूँ, तबानी कॉलेज से 10 लाख रुपए इसे की जेब में डाल दो। ये जेब भी किसकी है, सर तबानी की। ये जेब भी किसकी है, सर तबानी की। वो क्या बोलेंगे, ना ये 10 लाख किसी ने देने हैं मुझे, ना ये 10 लाख मैंने लेने हैं, यानी अपने आप से 10 लाख लेने, अपने आप को 10 लाख देने। समझ में आ रही है बात। अजीब तरह से बनते हैं ये फाइनल अकाउंट। एक बोल रहा है मैंने तुम्हें लोन दिया हुआ है, निकालो इंटरेस्ट। वो बोलेगा हाँ इंटरेस्ट दूंगा, जो इंटरेस्ट देगा वो बोलेगा एक्सपेंस है, जो इंटरेस्ट देगा वो बोलेगा इनकम है। तबानी क्या बोलेगा, लो आपस में इनकम आपस में एक्सपेंस चल रहा है, यानी मैं अपने आप से इनकम कमा रहा हूँ और अपने आप को क्या भर रहा हूँ, एक्सपेंस भर रहा हूँ। जब फाइनल अकाउंट भरेंगे बनेंगे ऐसे बनेंगे, ना ये इंटरेस्ट किसी ने दिया है, ना ये इंटरेस्ट किसी ने लिया है। समझ में आ रही बात आपके बेटा। तो ये बड़े अजीब तरीके से अकाउंट बनते हैं। अच्छी बात क्या है, इसका हर बार सवाल आता है, कम से कम 15 मार्क्स का आता है, मैक्सिमम 20 मार्क्स का आता है। ठीक है, ये टॉपिक पढ़ाने के अंदर मसला ये आता है कि इसमें कुछ एडजस्टमेंट ऐसी हैं जो गुडविल की हैं, इनटेंजिबल एसेट्स IAS 38, इसमें इम्पेयरमेंट बीच में आ जाता है, शुक्र है आपको थोड़ा पहले से पता है। इसके अंदर कुछ आ जाता है इंटरनली जनरेटेड ब्रांड के एडजस्टमेंट्स, जो भी आपको नहीं पता। तो अमूमन तकरीबन सारे कॉलेजेस के अंदर ये टॉपिक आखिर में ही पढ़ाया जाता है। अच्छी बात क्या है, आखिर में पढ़ोगे, प्रैक्टिस में भी रहोगे, क्योंकि आता प्रैक्टिकल सवाल है, और मार्क्स गेन भी आराम से कर लोगे। ठीक है बेटा, जब ये दो टॉपिक पढ़ोगे तो आपको फाइनल अकाउंट बनाना आ जाएंगे, सिंगल भी बनाना आ जाएंगे और ग्रुप ऑफ कंपनी के भी बनाना आ जाएंगे। यहाँ एक छोटी सी बात अभी हाथ के हाथ क्लियर कर दूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हर कंपोनेंट कंसोलिडेट होता है। हमारे सिलेबस में सिर्फ दो चीजें हैं, या तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाकर दिखानी है, या कंसोलिडेटेड सॉसी बनाकर दिखाना है। कंसोलिडेटेड कैश फ्लो, कंसोलिडेटेड सोसाई,
कंसोलिडेटेड नोट्स, ये इन्होंने स्टिल अभी भी सीए फाइनल में ही रखे हुए। आगे चलो बेटा, अगला एरिया अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट्स, जिसकी इन्होंने एग्जाम वेटेज रखी हुई है 25 से लेकर 35 मार्क्स तक के लिए। अब इसमें मुख्तलिफ चैप्टर आ रहे हैं। पहला चैप्टर IAS 38 इंटेंजिबल एसेट, इसके साथ ब्रैकेट बना हुआ है SIC 32 वेबसाइट कॉस्ट। इन दोनों के आगे नाम आप मेरा लिख दो, IAS 38 और SIC 32। इसके बाद चैप्टर आ रहा है IAS 41 एग्रीकल्चरल एसेट्स, वर्ड सही कर लो, एग्रीकल्चरल एसेट्स। नाम आप सर अबील का लिख दें। फिर आ रहा है IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, नाम आप सर अबील का लिखें। फिर आ रहा है IFRS 16 लीजेस, नाम आप मेरा लिखें। अब बेटा टाइम को देखते हुए जो मेरे अपने टॉपिक है उसकी बात मैं कर लेता हूँ आपसे। इंशाल्लाह जब सर अबील की क्लास होगी अपने टॉपिक पे आपको समझाने के बाद उनकी क्या एग्जाम इंपॉर्टेंस है, ठीक है। IAS 38 इंटेंजिबल एसेट, ये IAS 38 हमेशा से FAR 2 में रहा है, लेकिन 2019 में इन्होंने सिलेबस में चेंज किया और SIC 32 इसका रिश्तेदार वेबसाइट कॉस्ट भी साथ में डाल दिया। अगर आपने अब तक IAS नहीं पढ़ा हुआ और मैं आपसे इंटेंजिबल के बारे में कुछ भी पूछूंगा तो आप जो जवाब दोगे मुझे सुनना पहले। ऐसे पूछते हैं रेंडमली, हाँ मिस क्या होते हैं इंटेंजिबल एसेट? नहीं पता, अब ठीक है, एग्जाम्पल बताओ, खत्म हो गई ना बात। दोनों जुमले वही है जो मैं बोलने वाला था। इसलिए मैंने सोचा है इंटेंजिबल वो होते हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, जिनको हम टच नहीं कर सकते, नजर नहीं आते। मैंने कहा एग्जाम्पल बताओ, एक भाई ने बोला सर गुडविल, ठीक है। जब ये IAS पढ़ लोगे समझ लोगे इंशाल्लाह तो आपके हाथ में चीज होगी, आप उसको बोलोगे ये इंटेंजिबल एसेट है। सर वाकई में? हाँ हाँ, साबित तो अभी भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरा जब आपका दिमाग घूम जाएगा। लेकिन जब इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे ना, वो कहती है इंटेंजिबल एसेट वो एसेट होता है जो आइडेंटिफाइबल हो, नॉन मॉनिटरी हो और विदाउट फिजिकल सब्सटेंस हो। हमारे जहनों में क्या होता है? विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। IAS में लिखा हुआ है विदाउट फिजिकल सब्सटेंस हो, उसके सब्सटेंस को डिमॉन्स्ट्रेट ना कर सके। अब एक लंबी कहानी है। भाई ने बोला सर गुडविल, यार उसकी अच्छी एग्जांपल होता है। हाँ, बच्चों को शुरू में रटवाया जाता है, गुडविल नजर नहीं आती, बच्चा भी मुतमईन, हम भी मुतमईन, जान छूटी। लेकिन आगे आओगे इस IAS का पैरा 48 पढ़ोगे, उसमें लिखा हुआ है कंपनीज मेहनत कर करके गुडविल बनाती है। गुडविल कोई चीज है, इससे कोई शक नहीं है, लेकिन उसके पैरा 48 में लिखा हुआ है इंटरनली जनरेटेड गुडविल इस काबिल नहीं है कि उसको एसेट के तौर पे रिकॉग्नाइज किया जाए। हम ये नहीं है वो कोई चीज नहीं है, हाँ है, लेकिन इस काबिल नहीं है उसे एसेट के तौर पे रिकॉग्नाइज किया जाए। यही वजह है बेटा, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपने आज तक जितनी लिस्टेड कंपनी के फाइनल अकाउंट के सवाल किए होंगे या कोई बैलेंस शीट देखी होगी, आप मुझे उठाकर कोई ऐसी बैलेंस शीट दिखा दो जिसमें आपको गुडविल नजर आए। अलाउ ही नहीं है कंपनी को। हर कंपनी क्या बोलती है, भाई हमारी बहुत गुडविल है, उसको बोलो बैलेंस शीट में दिखाओ, क्या बोलेगा? अलाउ नहीं है। समझ में आ गई बात? लेकिन बात आगे बढ़ा रहा हूं, वरना मेरा गला पकड़ लोगे बात। क्या सर आप आ गए, TSA हमें बेच दो। मैंने कहा ऐसे ही बेच दो। आपने कहा मुंह मांगे पैसे देंगे, तुम्हारा TSA गुडविल के साथ खरीद लेंगे। अब बात डिफरेंट हो गई। गुडविल किसकी है? TSA की। किसने बनाई है? TSA ने, मेहनत कर करके। TSA की बैलेंस शीट में गुडविल दिखेगी? नहीं। खरीदने वाले ने पैसे देकर खरीदी है, क्या उसकी बैलेंस शीट में दिखेगी? दिखेगी। अब दो गुडविल हो गई, एक वो जो मेहनत करके लोग बनाते हैं उसे कहते हैं इंटरनली जनरेटेड गुडविल, उसकी अकाउंटिंग कुछ और है, और एक वो जो गुडविल बनाता कोई और है
अगला आदमी पैसे देकर खरीद लेता है, उसे कहते हैं एक्वायर्ड गुडविल। क्या कहते हैं? एक्वायर्ड गुडविल। जब मैं आपको चैप्टर कराऊंगा ना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सिखाऊंगा मैं सब्सिडरी को खरीद रहा हूँ गुडविल के साथ, 100 रुपए की चीज 120 में खरीद रहा हूँ, 20 रुपए गुडविल के पे कर रहा हूँ, तो वो गुडविल की अकाउंटिंग क्या होती है, परचेज गुडविल की, वो आपको सिखाऊंगा। तो एक लंबी कहानी है बेटा, बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड है ये, और तकरीबन हर अटेम्प्ट में इसका सवाल आ रहा है। इसका अपना सवाल तो आ ही रहा था कि इन्होंने 2019 से इसमें एक एडिशन कर दिया ताकि बात मुकम्मल हो जाए। वेबसाइट कॉस्ट। आप लोग नए दौर की पैदावार हो, वेबसाइट क्या होता है आप सबको पता है, थोड़ा पीछे चले जाए। कभी तो दुनिया में वेबसाइट नाम की चीज पहली बार बनी होगी। जब दुनिया में वेबसाइट नाम की चीज पहली बार बनी, लोगों ने एक सवाल उठाया, वेबसाइट की नेचर क्या है? जवाब मिला इनटेंजिबल एसेट। फिर लोगों ने सवाल उठाया, यार वेबसाइट की कॉस्ट कैलकुलेट कैसे की जाती है? इस बारे में कोई कानून मौजूद नहीं था। अलग से एक कानून बनाया SIC 32। वो में ये बताता है कि भाई वेबसाइट जब कोई कंपनी बनाती है उसके 4 स्टेजेस होते हैं। कुछ स्टेजेस ऐसे होते हैं जिसमें जो कॉस्ट लगती है उन्हें हम एक्सपेंस आउट करते हैं, और कुछ स्टेजेस ऐसे होते हैं कि हमारा क्राइटेरिया मीट हो जाए तो हम उन्हें कैपिटलाइज करते हैं। हम इसके भी सवाल पेपर में आना शुरू हो गए। 2019 से लेकर अब तक वेबसाइट के 4 सवाल पेपर में आ चुके हैं। आगे चलो बेटा, IAS 12 से रबील का है, 21 से रबील का, सॉरी 41 से रबील का, IAS 9 से रबील का। फिर आया IFRS 16 लीजेस, नया स्टैंडर्ड है। 2019 से पहले स्टैंडर्ड हुआ करता था IAS 17, नाम यही था लीजेस। अब ये बिल्कुल बदल गया है, अब ये नया लेकर आ गए IFRS 16 लीजेस। इसमें आधी अकाउंटिंग पुरानी है, आधी अकाउंटिंग की तब्दील करके लेकर आ गए। आपने अक्सर सुना होगा, यार मैंने गाड़ी लीज पे ली है, मैंने घर लीज पे लिया है। लीज एक कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी अपना एसेट दूसरी पार्टी को यूज करने के लिए दे देती है, और क्या बोलती है, हमारे पैसे इंस्टॉलमेंट की शक्ल में पे कर देना। जो एसिड यूज करने के लिए दे रहा है उसे हम कहते हैं लेसर, और जो एसिड यूज करने के लिए ले रहा है उसे हम कहते हैं लेसी। पेपर में ये सवाल तकरीबन आप कंपलसरी ही समझे, इस बार भी इसका सवाल आया है, और अगर मैं गलती पे नहीं हूं 15 मार्क्स का सवाल है। एंट्रीज भी पूछी जाती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट भी पूछे जाते हैं। इस टॉपिक को वो बच्चा बहुत ज्यादा एंजॉय करेगा जिसकी मैथ्स अच्छी है। आपने एक चैप्टर पढ़ा था फाइनेंस का, पढ़ा था भाई, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी, डिस्काउंटिंग। कभी तो में सवाल आया होगा, ये बातें हमें क्यों पढ़वा रहे हो? तो पूरा फाइनेंस का चैप्टर आप इस चैप्टर पे अप्लाई कर दें। बल्कि कुछ ऐसी चीजें भी सिखाऊंगा जो आपने फाइनेंस के चैप्टर में भी नहीं पढ़ी। जैसे आपने एन्युटी पढ़ी है, अब अगला नाम लेता हूँ वो आपने नहीं पढ़ी होगी, गैप एन्युटी। ठीक है, उसका भी 17 मार्क्स का सवाल आ चुका है। तो मुश्किल नहीं है, बता दूंगा आपकी समझ में आ जाएगा। भाई नहीं पता सिखा दे हमारे को, और क्या है, बता दूंगा वो भी आप समझ जाओगे। गैप एन्युटी इसको कहते हैं, बताओ एन्युटी किसको कहते हैं? सेम अमाउंट हो और, बेटा एन्युटी जब बनती है जब दो कंडीशन मीट हो, सीरीज हो सेम अमाउंट की, सेम अमाउंट, 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए, और उस 100 रुपए के दरमियान जो ड्यूरेशन है वो भी सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप हर महीने मुझे 100 रुपए देना, एक महीने बाद 100 रुपए, फिर एक महीने बाद 100 रुपए, फिर एक महीने बाद 100 रुपए, 100 रुपए की एन्युटी बन रही है। गैप एन्युटी क्या होती है? भाई 100 100 रुपए देना 6 महीने तक, 6 महीने कुछ मत देना। भाई 100 रुपए 100 रुपए देना 6 6 महीने, तो फिर 3 महीने कुछ मत देना। मतलब ऐसा थोड़ी होता है, हाँ ऐसा भी हो सकता है। और जब ऐसा होगा तो प्रेजेंट वैल्यू जरा मुख्तलिफ तरीके से निकलती है।
ये भी आपने नहीं सीखा हुआ, जब सिलेबस में था ही नहीं आप क्यों सीखोगे, ये सवाल इसके आते हैं। हम तो 2 बार गैप एनुटी डाल चुका है बेटा, ये अच्छा चैप्टर है और हम इसी चैप्टर से अपना सिलेबस शुरू करेंगे। ठीक है सर, आगे चलो, हमारे सिलेबस का लास्ट एरिया। ठीक है, क्लास अभी 3 बजे, 3:15 बजे, 3 बजे, चलो बस 2 चैप्टर लेता हूँ बेटा। एक एरिया आ रहा है एथिक्स के नाम से, नाम आप मेरा लिखो। फिर आ रहा है RS8 ऑपरेटिंग सेगमेंट, नाम आप सर अबील अहमद का लिखो। फिर आ रहा है IS10 इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, नाम आप मेरा लिखो। फिर आ रहा है इनकम टैक्सेस, सर अबील अहमद। इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, सर अबील अहमद। फिर IS37 प्रोविजन कंटीजेंट लाइबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट, नाम आप मेरा लिखो। IFRIC 1 change in existing decommissioning restoration and similar liability, नाम आप मेरा लिखो। IFRS 15 revenue from contract with customer, नाम आप मेरा लिखो। पहले बेटा एथिक्स, हमारे ध्यान में सर माजिद, हम तो बनने आए थे चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमें कहाँ से पढ़ा रहे हैं। एथिक्स से चैप्टर बेटा 2 बार पढ़ोगे, एक बार FAR 2 में पढ़ोगे और एक बार आप पढ़ोगे ऑडिटिंग के अंदर। CA क्वालिफाई करने के बाद जब आप ICAP के मेंबर बनोगे तो ICAP चाहता है आप हमारे कुछ एथिक्स को फॉलो करो। अगर आप एथिक्स फॉलो नहीं करोगे तो आपका नाम वो CA रजिस्टर से उठा के निकाल देंगे एंड यू आर नो मोर चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप इस काबिल ही नहीं हो कि आप मजीद ICAP के मेंबर कहलाओ। वजह क्या है, आज आप, ठीक है, जैसे भी हो, पाकिस्तानी हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है, गुस्सा आता है, यार हम पाकिस्तानी है, अजीब सा लगता है, पाकिस्तान की इज्जत ही कोई नहीं दुनिया में, हमारा ग्रीन पासपोर्ट है, बेइज्जती होती है, हर कोई हमें कहता है कोई पैसे मांगने वाले लोग हैं, कर्जा मांगने वाले लोग, डॉलर ही नहीं होते। ठीक है, हमारी जो हरकतें हैं लोग उस पर मीम बना बना के डालते हैं कि पाकिस्तानी कौम कभी इंसान नहीं बनेगी, शर्मिंदगी सी होती है ना। लेकिन एक जगह शर्मिंदगी फिर भी नहीं होती, फखर से बोलते हो मैं CA कर रहा हूं, इसमें शर्म क्यों नहीं आती? वजह सिर्फ एक है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो अपनी इज्जत खराब कर ली, ICAP ने अपनी गुडविल अभी तक बना के रखी हुई है। हम आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट के मेंबर बनने जा रहा हूं जिसकी एक इज्जत है, एक गुडविल है। आप 4 लोगों में बैठकर फखर से बोलते हो मैं CA कर रहा हूं, CA करने के बाद क्या आपका ये हक बनता है आप ICAP का नाम खराब करो? अगर खराब करो, क्या आपका ये राइट बनता है आप हमारे मेंबर कहलाओ? आपका नाम मेंबर की लिस्ट में से निकाल देंगे भाई। ICAP कहता है मेंबर बनने के बाद कुछ एथिक्स तो फॉलो कर लेना, बस कॉमन सेंस के एथिक्स है। वादा करो जो काम करूंगा ईमानदारी से करूंगा, वादा करो काम के दौरान मुझे जितनी इंफॉर्मेशन मिलेगी उसको कॉन्फिडेंशियल रखूंगा, वादा करो यार जो काम जिस ऑब्जेक्टिव के तहत कर रहा हो उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने की कोशिश करो, वादा करो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी को जिंदगी भर मेंटेन करूंगा। क्या मतलब? सिंपल सा वादा करो जिंदगी भर पढ़ाई करता रहूंगा, जिंदगी भर अपनी नॉलेज को अप टू डेट रखूंगा। और ये क्या बात हुई, क्या मतलब है? CA क्वालिफाई करने के बाद नए नए लॉ आना बंद हो जाएंगे, नए नए IFRS आना बंद हो जाएंगे, तो उनको नहीं पढ़ोगे? ICAP कहता है आउटडेटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी को नहीं चाहिए। सुनने में जैसा लग रहा है आउटडेटेड, घर में बैठो, इस काबिल ही नहीं हो कि तुम अपने आप को मार्केट में ला सको। क्वालिफाई करने के बाद ICAP का मेंबर बनना है, जिंदगी भर नॉलेज को अप टू डेट रखना पड़ेगा। मैं सारे वादे करते हो तो आपको हम ICAP का मेंबर बना सकते हैं, वरना नहीं बना सकते। तब मेंबर बन जाते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं शुरू शुरू में, नया नया पुलिस वाला होता है, ठीक है, शुरू शुरू के अंदर जैसे ही वो काम के अंदर फंसता है, रूटीन में आता है, फिर वो सही और गलत की तमीज भूल जाता है, ठीक है, वो कुछ थ्रेट्स का शिकार हो जाता है। आपने भी उन थ्रेट से बचना है। मिसाल दे रहा हूं, सीनियर कह रहा है, मैं कह रहा हूं ना गलत बैलेंस शीट बना दो, फंस गए। अगर बात नहीं मानेंगे सीनियर की जॉब से निकाल देगा, बात मानते हैं तो ICAP निकाल देगा। अब करें तो क्या करें?
फंस गया ना बेटा, उस वक्त क्या करना चाहिए, ये सब आपके सिलेबस के अंदर। फिर बेटा एक और चैप्टर है मेरे पास, IAS 10 इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। ये हमारे सिलेबस का सबसे छोटा चैप्टर है, ठीक है, आराम से कवर हो जाता है। पूरा इसमें 22 पैराग्राफ में आपको पढ़ाने। सिखाता क्या है, ये हमें सिखाता है साल खत्म होने के बाद जो इवेंट होते हैं उन इवेंट की अकाउंटिंग कैसे की जाती है, किसको एडजस्टिंग इवेंट माने और किसको नॉन एडजस्टिंग इवेंट माने। फिर बेटा मेरा एक और चैप्टर इफ्रिक 1 और IAS 37, ये हमारा लीगल चैप्टर है, लीगल। इस बार IAS 37 का 18 मार्क्स का सवाल आया है। केस स्टडी आते हैं, केस स्टडी, हमारे खिलाफ कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, IAS के मुताबिक बताओ इनकी अकाउंटिंग क्या करें। अगर आप कहते हो इन केसेस की प्रोविजन कर लो तो लायबिलिटी रिकॉर्ड होगी, आप कहते हो नो प्रोविजन, फिलहाल लायबिलिटी रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। और बेटा फिर लास्ट चैप्टर जिसका बिल्कुल आइसोलेटेड सवाल आता है, जबरदस्त चैप्टर है, बिल्कुल दुनिया में नया नया है, IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। कंपनीज अपना रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करती हैं, समझाने के लिए कि इस चैप्टर में कहां तक जाना है आपने। जैस कंपनी ने अभी बोला हमने एक पैकेज निकाला है 1000 रुपए का, क्या क्या मिलेगा, 1000 रुपए में 20 GB डेटा मिलेगा, अनलिमिटेड टॉक टाइम मिलेगा जैस टू जैस, 100 मिनट टॉक टाइम मिलेगा जैस टू अदर नेटवर्क। मान लो मैं जैस कंपनी हूं, आपने मुझसे 1000 रुपए का पैकेज खरीद लिया, जब ये IAS पढ़ लोगे ना पता है क्या बोलोगे, ये हमने 1000 रुपए में 3 चीजें बेची हैं, डेटा भी बेचा है, सेम नेटवर्क के मिनट भी बेचे, अदर नेटवर्क के मिनट भी बेचे, तीनों का रेवेन्यू, तीनों की सेल अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम पे रिकॉर्ड होगी। कुछ की सेल इन टाइम रिकॉर्ड होगी और कुछ की सेल ओवर टाइम रिकॉर्ड होगी। इस टॉपिक के आगे लिख लो कंपलसरी, इसके बगैर पेपर नहीं बना रहा। ठीक है बेटा, थोड़ा मैं बेटा सर काशिफ आ गए तो मैं बात समेटता हूँ अपनी। हम लोग इंशाल्लाह, चाहे कल भी क्लास लगाइए मेरी, लगाइएगा क्लास, शेड्यूल नहीं आया चाहे लगाएंगे बेटा, सिलेबस बड़ा है, डेप्थ में पढ़ना है, टाइम जाए किए बगैर इंशाल्लाह लीजिस पे काम शुरू कर देंगे। प्रैक्टिकल चैप्टर है, इसका अब तक एक बार थ्योरी का 6 मार्क्स का सवाल आया था, इसका हमेशा प्रैक्टिकल सवाल ही आता है। और थोड़ा सा मैथ्स मैथ्स को रिवाइज करके आना, प्रोबेबिलिटी वगैरह और फाइनेंस को, थोड़ा काम आएगा चैप्टर में आपको। थैंक यू सर।